हेलो बच्चों, आज हम सभी के लिए लेके आए हैं सांख्यिकी का चैप्टर। सांख्यिकी जो क्लास 10th का 13वां चैप्टर है। और आज हम ढेर सारी जानकारी सीखेंगे सांख्यिकी के विषय में कि सांख्यिकी का जनक कौन होता है, आधुनिक जनक कौन होता है, और भारतीय सांख्यिकी का जनक कौन होता है। और हम सीखेंगे यहाँ पर कि सांख्यिकी जो है उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है, और सांख्यिकी की परिभाषा क्या होती है और आंकड़े की परिभाषा क्या होती है, तथा आंकड़े जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सभी देखते हैं कि जो सांख्यिकी का जनक होता है उसे किसे कहते हैं। तो सांख्यिकी का जनक है, सांख्यिकी का जनक गोटफ्रीड एखनवाल को हम सांख्यिकी का जनक कहते हैं। इन्होंने 1749 में स्टैटिक नामक एक शब्द दिया, जिसका मतलब था राज्य से संबंधित आंकड़े। ठीक है, कि राज्य में क्या क्या आंकड़े हमें मिल सकते हैं। ये जो आंकड़े स्टैटिक शब्द है ये दिया था गोटफ्रीड एखनवाल ने 1749 में। अब देखते हैं जरा कि आधुनिक सांख्यिकी का जनक किसे कहते हैं। तो आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है सर रोनाल्ड एल्मर फिशर को। रोनाल्ड एल्मर फिशर को आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय सांख्यिकी का जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस को कहा जाता है। इनको शॉर्ट में हम पीसी महालनोबिस भी कहते हैं। अब देखिए सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो स्टैटिक डे है, स्टैटिक डे वर्ल्ड राष्ट्रीय स्टैटिक डे, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो होता है वो 29 जून को मनाया जाता है। और ये 2007 से मनाना शुरू किया गया था। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो 2007 से 29 जून को मनाना शुरू किया गया था। अब देखते हैं कि जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी की परिभाषा क्या होती है और सांख्यिकी का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है। तो देखिए हम पहले सीख लेते हैं कि सांख्यिकी का जो हमारे दैनिक जीवन में है वो क्या महत्व है। तो सांख्यिकी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा हम आंकड़ों को समझते हैं, तुलना करते हैं और सही निर्णय लेते हैं। आज जो है शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सरकार के क्षेत्र में, सरकार जो है वो किस प्रकार से आंकड़े, जैसे बेरोजगारी का आंकड़ा है, जनसंख्या का आंकड़ा है, इस प्रकार के आंकड़े किस प्रकार लेते हैं आदि हर क्षेत्र में सांख्यिकी का उपयोग होता है। अब भाई सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी की परिभाषा देख लेते हैं। तो सांख्यिकी क्या है, जब हम किसी जानकारी को संख्या के रूप में इकट्ठा करके उसका हिसाब लगाते हैं, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। क्या है कि जब हम किसी जानकारी को संख्या के रूप में इकट्ठा करके उसका हिसाब लगाते हैं उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। तो सांख्यिकी जब हम कहते हैं उसको, तो जो हम जानकारी इकट्ठा करेंगे हम उसको आंकड़ों में इकट्ठा करेंगे। तो आंकड़ा क्या होता है, आंकड़ा किसे कहते हैं भाई। तो आंकड़ा उसे कहते हैं जो तथ्यों को संख्या में बताए। आंकड़ा किसे कहते हैं हम, आंकड़ा उसे कहते हैं जो संख्या को तथ्यों को संख्या के रूप में बताए उसे हम आंकड़ा कहते हैं। जो तथ्यों को संख्या के रूप में बताए उसे हम आंकड़ा कहते हैं। अब ये जो आंकड़े होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मोस्टली आंकड़े जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आंकड़ा हमारा वर्गीकृत और एक होता है अवर्गीकृत। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़े किसे कहते हैं और अवर्गीकृत आंकड़ों को हम किन और भी नामों से जानते हैं। तो अवर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं उनको हम इंग्लिश में अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं, और इनका जो दूसरा नाम होता है वो कच्चे आंकड़े कहा जाता है, रॉ डेटा बोला जाता है, या इंडिविजुअल सीरीज भी उसको हम कह सकते हैं। अब जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं ये हम थोड़ा एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। जैसे मान लो कि किसी क्लास में 10 बच्चों के अंक ले लेते हैं, कि किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, उनके हमने अंक ले लिए हैं कि एक बच्चे ने अंक प्राप्त किए हैं 45। अब जिस प्रकार से जैसे अंक उन्होंने प्राप्त किए हमने उनको वैसे ही लिख लिया है। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। जैसे एक ने प्राप्त किए हैं 45, दूसरे ने 67 प्राप्त किए हैं, तीसरे ने 23 प्राप्त किए हैं, चौथे ने 89 प्राप्त किए हैं, पांचवे ने 56, इसी प्रकार से 78, 34, 90, 12 और 55। तो जिस प्रकार से बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं हमने उनको उसी प्रकार से जब लिख लिया है तो वो कहलाता है हमारा अवर्गीकृत आंकड़ा। इसके बाद देखते हैं हम कि वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है।
अच्छा, अवर्गीकृत और वर्गीकृत में थोड़ा सा अंतर रहता है, बस बहुत कुछ नहीं। जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं वो कुछ संख्या से लेकर के कुछ संख्या के बीच में जितने भी नंबर्स आ जाते हैं वो वर्गीकृत आंकड़े। जैसे देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों को हम किन नामों से जानते हैं? तो इंग्लिश में हम इसको ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। जो हमारे आंकड़े होते हैं वो ग्रुप के रूप में होते हैं। जैसे सामूहिकृत आंकड़े होते हैं या जिनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको हम वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। जैसे हमारा दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, इसी प्रकार से बहुत लंबी संख्या चली जाएगी और इनकी कुछ न कुछ बारंबारता दे रखी होगी, उसको हम कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। अब हम सीखते हैं कुछ सांख्यिकी के कुछ सवाल। अब सांख्यिकी में हमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी क्लास 10th में और उन चीजों को हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें सांख्यिकी में क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी। देखते हैं, तो सांख्यिकी में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करना। देखिए, यहाँ पर जब हम सांख्यिकी पढ़ रहे हैं तो जो आंकड़े हैं, आंकड़ों का हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? तो आंकड़े जो हैं हमें उनका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्लास 10th में सिखाया जाएगा और हम सीखेंगे अभी। पहला, अवर्गीकृत आंकड़ों का क्या क्या निकालेंगे हम यहाँ पे? अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं कि हमें इस 10th की बुक में हमें सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, सांख्यिकी में हमें आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना पड़ेगा, समांतर माध्य, और माध्यक या माध्यिका और बहुलक निकालना पड़ेगा, बहुलक। अब देखिए, जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य कहें या हम इसको सिर्फ माध्य कहें या इस दूसरा नाम इसका ले लेते हैं हम औसत माध्य। ठीक है, औसत माध्य कहें तो जो ये समांतर माध्य है, ये कुल मिला के यहाँ पर हम सिर्फ अवर्गीकृत आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम जितने भी आंकड़े हैं, अब चाहे वो वर्गीकृत आंकड़ा हो चाहे अवर्गीकृत आंकड़ा हो, सबके लिए तो यहाँ पर जो समांतर माध्य है वो 5 तरीकों से निकाला जाएगा। समांतर माध्य कितने तरीकों से निकाला जाएगा? 5 तरीकों से। 5 तरीकों में यहाँ पे ये 2 ग्रुप में बटे हुए हैं, जिसमें से 2 तरीके जो होते हैं वो अवर्गीकृत आंकड़ों के होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, उनका हम अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। और 3 जो तरीके होते हैं वो होते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का, वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं और अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। इसके बाद देखिए, माध्यक या माध्यिका। तो माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने के लिए कुल मिला के हमारे पास में 4 तरीके हैं। ठीक है, कितने तरीके हैं यहाँ पे हमारे पास? 4 हैं। 4 में यहाँ पर जो माध्यक है चारों तरीकों से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक चलिए इस टॉपिक पे जब हम आएंगे तभी इसकी बात करेंगे आके, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, दूसरा वीडियो भी नहीं बनाएंगे, हम इसी वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद बहुलक निकालने के पास हमारे बहुलक निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो जब हमारे आंकड़े होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं तब अवर्गीकृत आंकड़े, और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़े। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, जो माध्यक निकालने के तरीके हैं, माध्यक निकालने के यहाँ पर 2 तरीके जो होते हैं वो होते हैं अवर्गीकृत के, अवर्गीकृत आंकड़ों के, और 2 तरीकों से यहाँ पे माध्यक कहिए या माध्यिका कहिए, 2 तरीकों से हम निकालेंगे यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका, वर्गीकृत आंकड़ों की। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका जो है वो हम 2 तरीके से निकालेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं समांतर माध्य ज्ञात करना, और शुरुआत में हम स्टार्टिंग में लेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना। तो चलिए शुरू करते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। शुरू में हमने लिख दिया है अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य हम दो तरीकों से ज्ञात करते हैं। तो पहले तरीके पे बात कर लेते हैं। पहला तरीका क्या है कि जब आंकड़े हमें जिस प्रकार से आंकड़े हम इकट्ठा करें उनको वैसे ही लिख लें, तो उस प्रकार से हम उनका समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 10 बच्चों का अभी लिखा था, तो अब तो वो मिटा दिया है, तो हम कोई दूसरा सवाल ले लेते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। जैसे मान लेते हैं, चलो यहाँ पे हमने एक ले रखा है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये एक अवर्गीकृत आंकड़ा है, इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पहला जो फार्मूला है हमारे पास में, उसके लिए है समांतर माध्य बराबर, इसको हम समांतर माध्य बोलेंगे। ठीक है, जो x बार लिखा है इसको बोलेंगे समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य बोलेंगे। समांतर माध्य के लिए फार्मूला है पहला सिग्मा x बटे में n। ठीक है, अब इस फार्मूले में जरा सीख लेते हैं कि सिग्मा x क्या होता है। देखो सिग्मा x जो होता है, जहां सिग्मा x बराबर, सिग्मा x क्या है, ये जो हमें डाटा दे रखा है, आंकड़े जो दिए गए हैं, इनका जब योगफल निकालेंगे हम, तो हम उसको बोलते हैं सिग्मा x। तो आंकड़ों का योगफल, तो जो आंकड़ों का योगफल होता है हम उसको बोलते हैं सिग्मा x। और n जो यहाँ पे दिया गया है, n क्या होता है भाई, तो n यही जो आंकड़े हैं वो कितने आंकड़े, अर्थात प्रेक्षणों की संख्या। ये जो प्रेक्षण है इनको हम प्रेक्षण बोले या आंकड़े, तो ये आ जाएगा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब इस सवाल को जरा हम हल करते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि सिग्मा x क्या होता है और n क्या होता है। चलिए इस फार्मूले के ही तौर पे हम लिख रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। समांतर माध्य बराबर सिग्मा x के लिए हम जितने भी नंबर्स दिए गए उनका योगफल निकालेंगे। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन, अब ये आंकड़े कितने हैं, n क्या है यहाँ पे, प्रेक्षणों की संख्या, इसको यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम कि प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों का योगफल अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, प्रेक्षणों की संख्या कितनी भी है, 5 है। समांतर माध्य बराबर, अब इनको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 बटे 5। इनको हम डिवाइड कर देंगे अब, तो समांतर माध्य हमारा कितना निकल आएगा, 5 का पहाड़ा 5 में एक बार, 5 का पहाड़ा 30 में 6 बार। तो समांतर माध्य हमारा कितना निकल आया है, 6 निकल आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक अवर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। ये तो था हमारा पहला फॉर्मूला। अब इसके बाद जो आंकड़े हैं, अगर उनकी हमें बारंबारता दे रखी हो और आंकड़ा हमारा वर्ग अंतराल में ना दिया गया हो, तब हम उसका समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए सीखते हैं। जब आंकड़ा हमारा बारंबारता के रूप में दिया गया हो, जैसे पद दे रखा है, ये दूसरा तरीका हो गया हमारा, पद दिया है और पद के बाद उसकी बारंबारता दे रखी है, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता दे रखी हो, जैसे पदों में हमने लिख लिया कि 2, 4, 6, 8, 10, मान लीजिए ये हमें पद दिए गए हैं। अब इनकी बारंबारता, तो बारंबारता जो है, 2 की बारंबारता 5 है, 4 की बारंबारता 3 है, 6 की बारंबारता 2 है, 8 की बारंबारता 6 है
और 10 की बारंबारता 1 है। कुछ इस प्रकार से हमने सवाल बना लिया है। ठीक है, अभी आप एक्सरसाइज पे नहीं है, हम लोग बेस चीज को सीख रहे हैं, तो बेसिक में हम अपने मन से सवाल लिए ले रहे हैं। कुछ इस प्रकार से सवाल भी हो सकता है, हो सकता नहीं होता ही है, तो उसको हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए, ये जो पद है, ये पद हमारे वर्ग अंतराल में नहीं दिए गए। अगर ये वर्ग अंतराल में दिए होते तो हम उसके लिए तरीका कुछ और लगाते, लेकिन इनका कोई वर्ग अंतराल नहीं है, तो इसका हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला हम लगाते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं जरा सा, कि फॉर्मूला वो लगता है हमारा समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब आप कहेंगे कि इस फार्मूले को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये तो वर्ग अंतराल वाले में भी अर्थात वर्गीकृत आंकड़ों में भी लगता है। तो यही फार्मूला हमारा कुछ इस प्रकार का जब सारणी दे रखी होती है कि उसका वर्ग अंतराल ना दे रखा हो और बारंबारता दे रखी हो, तब हम उसका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए भी इसी फार्मूले का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। जैसे इसमें क्या निकालना पड़ता है हमें, पदों को हम यहाँ पे x मान लेते हैं और बारंबारता को यहाँ पे हम f मान लेते हैं, और दोनों का जो है गुणनफल कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले तो देख लेते हैं थोड़ा सा हम इसमें कि ये जो सूत्र है इसमें सिग्मा fx क्या होता है। तो यहाँ देखो, जहां सिग्मा fx बराबर, सिग्मा fx क्या है, पद और बारंबारता के गुणनफल का योगफल। यहाँ पे लिखेंगे पदों, पद लिख लो या प्रेक्षण लिख लो, ठीक है, प्रेक्षण, प्रेक्षण को चलो प्रेक्षण लिख लेते हैं, प्रेक्षण लिखें, प्रेक्षण ही लिख लेते हैं, प्रेक्षणों, प्रेक्षण हटा दो, यहाँ पे पद रखिए, पद और बारंबारता, बारंबारता के गुणनफल का योगफल, योगफल। यहाँ पे देखिए जो सिग्मा fx है, ये देखिए जो सिग्मा fx है वो क्या है, जो पद दिया गया है हमारा वो, और जो बारंबारता दे रखी है वो, इसका गुणनफल करके और फिर इसका योगफल करेंगे तो वो कहलाता है हमारा fx। अब उसके बाद देखिए सिग्मा f क्या होता है, सिग्मा f, सिग्मा f जो है भैया वो बारंबारता का योगफल है, बारंबारता का, बारंबारता का योगफल। जो सिग्मा f है वो बारंबारता का योगफल दिया गया है। चलिए अब सवाल को हल करते हैं। देखिए 2 और 5 का गुणा कराएंगे तो 10, 4 और 3 का गुणा 12, 6 और 2 का गुणा 12, 8 और 6 का गुणा 48, और 10 और 1 का गुणा 10। अब इनको जोड़िए, ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 4 और 8 12 का 2 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 4 8, 8 1 9, कितना टोटल हो गया, 92 हो गया। उसके बाद बारंबारता का योग कर लीजिए, क्योंकि फार्मूले में हम रखना सिग्मा fx बटे सिग्मा f। fx क्या है, बार बार बताया जा रहा है आपको कि पदों और बारंबारता के गुणनफल का योगफल है। तो पद ये हो गया हमारा, बारंबारता ये, इसका गुणा कराया तो इधर आया, और गुणनफल जितना भी है उसको जोड़ लिया है। अब बारंबारता भी ऐसे जोड़ लीजिए, तो 5 और 3 8, 8 2 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17। बारंबारता का योग कितना आ गया है, 17 आ गया है। अब हम सूत्र का यूज करते हैं। सूत्र है हमारा समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx, देखिए सिग्मा fx जो है वो ये दिया है सिग्मा fx बराबर, और ये दिया है हमें सिग्मा f बराबर। तो सिग्मा fx का मान है 92 और सिग्मा f का मान है 17। हल कर दीजिए, समांतर माध्य बराबर 17 का गुणा, 17 से भाग करना है 92 को, तो 17 का सीधे पहाड़ा कर देते हैं, 17 के 17, 17 बच्चे 85, 5 बार में हो गया है। अब कितना यहाँ पे बचा है, 92 से 85 घटाओगे बचेगा 7। अब दशमलव लगाया
तो हो गया 70। अब 17 का पहाड़ा 70 में कितनी बार होगा, तो 17 चक्कू 68, 2 बचेगा, एक बार कर दीजिए 17 इक्के 17, 3 बचेगा, फिर से 30 हो जाएगा, तो 17 इक्के 17, लगभग यही क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, सेम नहीं बढ़ेगा, कभी घंटे की संख्या कभी बढ़ेगी, लेकिन हम जब समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो अधिकतम 2 अंकों तक समांतर माध्य ज्ञात करते हैं भागफल में, उसके बाद छोड़ देते हैं उसको। आगे देखिए, तो यहाँ पे आया है 5.411, तो लगभग में ये हमारा हो जाएगा समांतर माध्य। ठीक है, ये हमारा दूसरा तरीका था अवर्गीकृत आंकड़ों का, जिसमें हमने पहले आंकड़े में देखा कि जो ये हमें पद दे रखे हैं इनकी बारंबारता नहीं दे रखी थी, तो हमें वहां पे फॉर्मूला लगाना था सिर्फ समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटे में n, और यहाँ पे है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ये था अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका। 2 ही तरीके होते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको एक्स वाई जेड से डिनोट किया कर दिया जाता है और उसके बाद उनका मान निकाला जाता है, लेकिन तब वहां पे हमें उसका समांतर माध्य दे रखा होता है। तो उन सब चीजों की हम जो उस टाइप के सवाल होंगे वो हम एक्सरसाइज में हल करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ सांख्यिकी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके विषय में हमें सबसे पहले लेसन के को पढ़ने से पहले जब हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में बातें आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, हम पहले उनको कवर करेंगे। तो 2 टॉपिक ये हो गए। अब इसके बाद हम वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया कि वर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं उनका समांतर माध्य ज्ञात करने के कितने तरीके हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 विधियां मौजूद होती हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधियां प्रचलित है। पहली विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि। दूसरी विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि। तीसरी विधि का नाम है पग विचलन विधि। ठीक है, ये 3 विधियां हैं जिनसे हम आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो हम पहली विधि के विषय में बात करेंगे पहले, और एक तो शुरुआत में हम इन सभी तीनों विधियों का सूत्र देख लेते हैं कि क्या तीनों विधियों का सूत्र होता है। तो थोड़ा सा हमें आइडिया अभी लग जाएगा, उसके बाद में हम जब एक्सप्लेन करेंगे उसको तब समझ लेंगे। तो देखिए, जो प्रत्यक्ष विधि है, इस प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है वो होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये होता है प्रत्यक्ष विधि का सूत्र। ठीक है, ये है सूत्र, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र। इसके बाद आ जाता है कल्पित माध्य विधि का सूत्र। तो कल्पित माध्य के लिए समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये लगा देते हैं सूत्र हम कल्पित माध्य विधि के लिए। उसके बाद पग विचलन विधि, तो समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और टोटल गुणे एच, ये सूत्र लग जाता है हमारा पग विचलन विधि में।
अब हम पहले सूत्र की बात करेंगे, पहली विधि की बात करेंगे जो जिस विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि हम देखो, ये जो प्रत्यक्ष विधि है, जब आंकड़े हमें वर्गीकृत दिए गए हों और आंकड़े हमें छोटे छोटे दे रखे हों, लघु आंकड़े जब दिए गए हों जिनकी बारंबारता छोटी हो और वर्गीकृत आंकड़े छोटे छोटे दिए गए हों, संख्याएं उनकी छोटी हों, तब हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। और जब आंकड़ों की संख्याएं बड़ी बड़ी होने लगती हैं, थोड़ा लघु से बढ़ करके थोड़ा जब आंकड़े दिए गए होते हैं, उनका समांतर माध्य बड़ी बड़ी संख्याओं में दे रखा होता है, तब हम विधि लगाते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि लगाइए और फिर अगर उसको और आसानी से, क्योंकि बड़ी संख्याओं का गुणा करना थोड़ा सा कठिन होने लगता है और बच्चे थोड़ा घबराने लगते हैं, इसलिए उसके लिए एक और विधि आती है पग विचलन विधि। हालांकि इन दोनों विधियों में थोड़ा सा शुरुआत में डिफिकल्टियां आती हैं, लेकिन अगर आप इनको सीख लेंगे तो प्रत्यक्ष विधि से आसान ये विधियां होती हैं, क्योंकि इनमें जो है वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ता है, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा नहीं कराना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें प्रत्यक्ष विधि को सीखना, उसके बाद धीरे धीरे हम सीखेंगे कल्पित माध्य विधि, फिर सीखेंगे पग विचलन विधि। तो शुरू करते हैं प्रत्यक्ष विधि के विषय में। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक है, ये पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिख लेते हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या क्या है उसमें। तो समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, जहां देखिए जितने भी सूत्र हैं उनको हमें उन सूत्रों को लगाना कैसे है और उस सूत्र में जो जो लेटर्स दे रखे हैं उनका क्या मतलब होता है उसको सीखना बहुत जरूरी होता है। तो जहां सिग्मा fx, जहां सिग्मा fx बराबर प्रेक्षण तथा बारंबारता के गुणनफल का योगफल। अब प्रेक्षण यहाँ पे लिखेंगे हम x तथा f के गुणनफल का योगफल। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी xi लिखा होता है fi, जहाँ पे i का जो मतलब होता है वो 1 से होता है। अगर हम किसी संख्या का 1 से गुणा कराएंगे तो वो वही संख्या रहती है, इसलिए यहाँ पे हमने i को हटा रखा है, यहाँ पर भी f के साथ में i को हटा रखा है। तो सीधे सीधे जो आसान तरीके में रहता है वो x रहता है और f रहता है। तो x क्या होता है यहाँ पर, तो जब हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, अभी थोड़ा सा x इसको बढ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं आपको कि x और f क्या है। यहाँ सिग्मा f क्या होता है, ये होता है बारंबारता का योग। सिग्मा f क्या होता है भैया, बारंबारता का योग फल। तो जो सिग्मा f है वो बारंबारता का योगफल होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो x है, ये x क्या है, x भी है जो है ये जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा होता है उसका जब मध्यमान निकालते हैं, मध्यमान जो निकालते हैं उसको हम कहते हैं x। अब मध्यमान निकाला कैसे जाता है, तो मध्यमान निकालने के लिए हम दोनों को पहले जोड़ते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ते हैं। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसको 2 से विभाजित कर देंगे, जितना आएगा वो उसका मध्यमान कहलाएगा। ठीक है, उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 2 से विभाजित कर देंगे, तो जो कुछ निकल के आएगा वो उसका मध्यमान कहलाएगा। जैसे
कोई सवाल हमें दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब यहाँ पे देखो जरा कि ये हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और इसके जस्ट बगल में हमें बारंबारता दे रखी होती है। एफ क्या है? बारंबारता होती है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता होती है। तो एफ निकालने की तो हमें जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि हमें सवाल में दे रखी होती है, लेकिन एक्स निकालने की जरूरत पड़ती है। अब एक्स निकालने के लिए निम्न सीमा क्या है? इधर वाली जितनी भी सीमाएं हैं, ये जो है ये निम्न सीमा होती है, निम्न सीमा, और इधर जो कुछ लिखा होता है ये होती है उच्च सीमा। उच्च सीमा, इधर होता है हमारा निम्न सीमा और ये होता है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा क्या होता है भाई? कोई नहीं, बाद में ले लेते हैं। बाद में थोड़ी देर में। ठीक, ये जो 0 दिया गया है ये हमारा निम्न सीमा में आएगा, 10 है निम्न सीमा आएगा, 20 है निम्न सीमा में आएगा, 30 है निम्न सीमा में आएगा, और उच्च सीमा में 10, 20, 30, 40। अब जैसे हमारा ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग दिया है 0 से 10, ये जो 0 से 10 दिया गया है ये हमारा एक वर्ग है। अब इसमें ये निम्न सीमा कहलाती है और ये उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों का हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 2 से भाग करेंगे। तो 0 और 10 को जोड़िए और उसके बाद 2 से भाग करिए। तो 0 और 10 कितना हो जाएगा? हमारा 10 ही रहेगा। 10 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो ये जो 5 निकल गया है ये हमारा कहलाता है मध्यमान। इसी प्रकार से हम 10 और 20 के बीच में निकालेंगे। तो 10 प्लस 20 बटे में 2, तो 10 और 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा हमारा 30। 30 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो ये कहलाता है मध्यमान। तो इस प्रकार से हम ये जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें हम मध्यमान निकाल लेते हैं और fx जो x निकल के आता है, x और f दोनों का गुणा करके fx निकाल लेते हैं। और जब fx निकल आता है उसके बाद में हम उनका योगफल कर लेते हैं तो सिग्मा fx प्राप्त हो जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका, उसके बाद में फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक सवाल दिया गया है वर्ग अंतराल और इसकी बारंबारता दे रखी है, बारंबारता ऐसे दे रखा है। तो वर्ग अंतराल जो है वो हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसा दिया गया है। बारंबारता मान लीजिए 5 है, 6 है, 3 है, 8 है, 9 है, इतनी बारंबारता दे रखी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब ये सूत्र लगाएंगे तो सूत्र में हम यहाँ पे देखिए ये x है और ये f है। तो इसमें f तो हमें पता है लेकिन x कहाँ दिया गया है? तो x के लिए अभी हमने बताया कि इसमें ये जो सूत्र में x दिया जाता है इसको हम मध्यमान कहते हैं और ये हमें निकालना पड़ता है। मध्यमान को ही यहाँ पर हम x से दर्शाते हैं। ठीक है, तो मध्यमान निकालेंगे और इसमें एक सारणी और बना लेंगे हम fx के लिए। यहाँ पर हम लिख देंगे सिग्मा, यहाँ लिखेंगे fx, f इंटू एक्स। f इंटू एक्स का मतलब बारंबारता और मध्यमान दोनों का गुणनफल। तो मध्यमान निकालेंगे पहले, तो 10 और 0 जोड़ोगे तो 10 रहेगा, 10 का आधा कर दोगे, जोड़ने के बाद 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 5। फिर ऐसे ही इसका जब जोड़ने के बाद आधा करोगे मतलब 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 15। 15। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो 0 में कितना जोड़ा गया है कि 10 हो जाए, तो 0 में 10 जोड़ा गया है तब 10 हुआ है।
फिर 10 में कितना जोड़ा गया है कि 20 हुआ है, तो यहाँ पर भी 10 में 10 जोड़ा गया। फिर 20 में कितना जोड़ा गया है कि 30 हुआ है, तो 20 में भी 10 ही जोड़ा गया है। फिर 30 में कितना जोड़ा गया है कि 40, तो 10 जोड़ा गया है। यहाँ पर भी 10 जोड़ा गया, तब ये हुआ है 50। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा, सब में 10 10 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्यों ना 10 10 जोड़ करके इसका मध्यमान निकले, थोड़ा आसानी हो जाएगी और हमारा सवाल भी जल्दी से हो जाएगा। तो 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, इस प्रकार से अब एक बार चेक कर लेते हैं। 50 और 40 को जोड़ोगे 90, 90 को 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 45। अब fx निकाल लेते हैं। fx क्या है भाई, f और x दोनों का गुणनफल। तो 5 और 5 का गुणा कराओगे तो हो जाएगा 25। नंबर्स लिखते समय यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इकाई के नीचे हमारा इकाई होना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा होना चाहिए। इससे हमें योगफल में गलती नहीं कर पाते हैं। फिर 15 का गुणा 6 से करेगी, 15 छक्का 90, 25 का 3 से 25 ताई 75, 35 का 8 से तो 8 पन 40 और 8 तो 24, 24 और 4 28, 35 अट्ठे 280, 9 का 45 से तो 9 का 45 से तो 405। देखिए 9 बचे 45 का 5 से लाया 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40। अब इसके बाद हम जोड़ लेते हैं। जोड़ना हमें किसको है, देखिए सिग्मा f लिखा है यहाँ पे, सिग्मा fx, सिग्मा fx का योगफल करना है और सिग्मा f को जोड़ना है। तो जोड़िए भी इसको। 5 5 10, 10 5 15 का 5 हाथ लाया 1, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 7 19, 19 और 8 27, 27 का 7 हाथ लाया 2, 2 और 2 4, 4 4 8। ये टोटल हो गया 875। याद रखिएगा भैया कि इनका गुणा करने में और जोड़ने में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी गुणा में किसी में भी एक में गलत हो गया या जोड़ने में आपने कहीं पर भी गलत कर दिया तो उसका समांतर माध्य नहीं निकलेगा सही से। ठीक है, तो इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो अलग गुणा करके तब लिख लीजिए, अलग जोड़ करके तब लिख लीजिए, ताकि सवाल हमारा गलत नहीं होने पाए। अब बारंबारता को जोड़िए। 5 और 6 11, 11 3 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31। तो इसका योगफल हो गया है 31। ठीक है, 31 हुआ है। अब हम सूत्र लगा देते हैं इसमें। तो समांतर माध्य बराबर दिख रहा है आपको, एक मिनट चेक कर लेते हैं हम जरा, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, कितनी दूर तक दिखेगा। हाँ अभी दिखेगा, तो हम सवाल हो सकता है सॉल्व कर डालें। थोड़ा इधर हटा के लिख लेते हैं। समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब वैल्यू पुट कर लीजिए आप। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx का मान है हमारा ये वाला जो है भैया, ये fx है और इसके आगे हम लगा देंगे सिग्मा। तो ये सिग्मा fx का मान हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा सिग्मा f का मान। तो सिग्मा fx जो है वो है हमारा 875 और सिग्मा f है 31। अब 31 से हमें 875 को भाग कर लेना है। चलिए ये थोड़ा नीचे वाला जो नंबर है वो थोड़ा सा अटपटा हो चुका है, तो हम अलग से भाग कर लेते हैं। हमने यहाँ लिखा 875 और 31 से भाग कर लिया है। तो 31 का पहाड़ा 87 में 2 बार जाएगा, 31 दूना 62, 5 बचेगा, 2 बचेगा, 25 बच गया है, 5 उतार लिया। अब 31 का पहाड़ा 255 में कितनी बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा। 8 1 8, 8 3 24। ठीक है, 15 से 8 घटाया 7, 4 से 4 घटाया कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, दशमलव लगाया 0 बढ़ा दिया है। ठीक है, अब 31 का पहाड़ा 70 में तो 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 62, घटाइए 8 बचा, दशमलव लगाया 0 बढ़ेगा 80 हो जाएगा, फिर से 2 बार। तो ये क्रिया चलती जाएगी और यहाँ पर हम अधिकतम 2 ही अंकों तक भाग करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। दशमलव के बाद हो सकता है थोड़ा सा नंबर
कम दिया गया हो या ज्यादा दिया गया हो, लेकिन दशमलव के पहले वाले जो अंक है वो बराबर होने चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 28.22। हो सकता है ये 2-3 हो, लेकिन हमारा जो भी आंसर आ रहा है वही लिखेंगे, 2-2 आया हुआ है। अब देखिए ये जो समांतर माध्य है वो किसके बीच में आया हुआ है, तो समांतर माध्य देखिए हमारा 28.28 निकल के आया है। अब 28.28 जैसे 50 और 0 के बीच में जो अंक है, तो 50 और 0 के बीच ही हमारा आता है 28.22, इसलिए ये हमारा हो जाता है इसका समांतर माध्य। तो ये है प्रत्यक्ष विधि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। अब हम सीखेंगे कल्पित माध्य विधि को। इससे रिलेटेड बहुत से सवाल आएंगे और उन सवालों को हम जब अगली वीडियो लेके आएंगे तब हम हर एक एक्सरसाइज की एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उसमें हर एक सवाल को आपको लगाना सिखाएंगे। अभी हम थोड़ा सा बेस लेकर के चल रहे हैं और सांख्यिकी में कितनी चीजें पढ़नी पड़ेंगी और उनके लिए क्या क्या प्रोसेस रहता है उस चीज को सीखते हैं। जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे जरूरी वीडियो सांख्यिकी का है वो यही जो हम लोग बना रहे हैं अभी, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं, यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट सांख्यिकी का यही वीडियो रहेगा। बाकी एक्सरसाइज सवाल देखिए हर किसी को लगाने लगभग आ जाते हैं, लेकिन चीजों को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, नथिंग डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। समझने के तरीके अलग अलग हैं, आप अपने अपने तरीके से समझिए, लेकिन उसको समझिए आप। पहली विधि हो गई हमारी। अब इसके बाद हम दूसरी विधि पर चर्चा करेंगे। दूसरी विधि क्या है भाई, दूसरी है हमारी कल्पित माध्य विधि। ठीक है, दूसरी विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालना शुरू करेंगे। कल्पित माध्य विधि क्या होती है भाई, सूत्र अभी हमने आपको बताया, एक बार फिर से लिख लेते हैं। कल्पित विधि कब प्रयोग करेंगे, जब संख्याएं हमारी बड़ी बड़ी आने लगे। ठीक है, वर्गंतराल में हो चाहे बारंबारता में हो, जब संख्याएं हमारी बड़ी बड़ी आने लगती हैं तब हम उसमें कल्पित माध्य विधि लगाते हैं। तो उसके लिए जो समांतर माध्य का सूत्र होता है वो होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये सूत्र लगता है। अब इसमें भैया जो a है वो क्या है, लिख लेते हैं जरा। जहां a बराबर, a क्या है इसमें, a है हमारा कल्पित माध्य। a क्या है भैया, कल्पित माध्य। ये है हमारा कल्पित माध्य। और एफ डी क्या है इसमें, सिग्मा एफ डी क्या है, तो सिग्मा एफ डी जो है वो यहाँ पर है बारंबारता तथा विचलन के गुणनफल का योगफल। सिग्मा एफ डी जो है वो बारंबारता तथा विचलन के गुणनफल का योगफल है। और इसके बाद देख लेते हैं कि सिग्मा एफ क्या है। देखिए जैसा कि पिछली थोड़ा सा पहले इससे भी हमने सीखा है, तो सिग्मा एफ जो वहां था वही यहाँ पर भी है कि बारंबारता का योगफल, बारंबारता का योगफल। सिग्मा एफ जो है वो बारंबारता का योगफल। अब इसमें थोड़ा सा जो हैरान करने वाली बात आती है वो आती है डी के लिए, कि भाई डी हमारा कहाँ से निकलेगा। तो देखिए डी कहाँ से निकलेगा, तो डी के लिए हम यहाँ पे सूत्र लिखे दे रहे हैं। डी जो होता है वो हमारा सूत्र होता है उसके लिए x माइनस ए, ये डी निकालने के लिए सूत्र होता है। डी क्या है यहाँ पे, डी को ही हम यहाँ पे विचलन लिखें। देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है विचलन, तो डी ही यहाँ पे हमारा विचलन कहलाता है। डी क्या कहलाता है, विचलन।
ठीक है, विचलन को ही डी से लिखा गया है और डी निकालने के लिए x माइनस ए कहा गया है। अब इसमें देखो x भी आ गया है, तो x क्या होता है भाई, x होता है हमारा मध्यमान। x क्या होता है, मध्यमान। अब मध्यमान निकालने के लिए आपको पता है कि निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ने के बाद 2 से विभाजित कर देते हैं तो हमारा मध्यमान ज्ञात हो जाता है। ए क्या है, ए होता है कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य जो होता है भैया, वो अगर हमारे जो परीक्षणों की संख्या है अगर वो सम है तो हम उसमें एक ऐसी संख्या, सम में हम बीचों बीच वाली एक ऐसी संख्या ले लेते हैं जो संख्या पूरी संख्याओं को अच्छे से विभाजित कर दे, जिसको दशमलव में नहीं ले जाना पड़े हमें, और भाग करते समय अंक दशमलव में नहीं आए, ठीक है, उसको हम ए ले लेते हैं। और अगर प्रेक्षणों की संख्या हमारी विषम है, विषम और सम का मतलब अभी हम थोड़ा सा समझाएंगे आपको, विषम और सम कल्पित माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए भी हम एक अलग से ही सवाल ले लेते हैं। अभी आपके अध्याय से हमने कोई भी सवाल भी नहीं लिया है और ना ही हमने कोई एग्जाम्पल लिया है। अभी हम अपनी ही तरफ से एक सवाल बना लेते हैं और उसी को हल करने की कोशिश करते हैं। इतनी सी बात लिख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसको समझते हैं। अभी दिख रहा है क्लियर, दिख रहा है ना सभी को, हर एक शब्द अच्छे से समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, हम आगे देखते हैं जरा। तो यहाँ पर हम कुछ सवाल ऐसे ले लेते हैं, जैसे हमने 100 से 200 लिखा, फिर 200 से 250 कर दिया, 250 से 300 कर दिया, 300 से 350 कर दिया, ठीक है, 350 कर दिया, और एक कर देते हैं 350 से 400। ये हमारा है वर्ग अंतराल, ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल दिया गया है। इसके बाद इसकी बारंबारता दे रखी है, बारंबारता। देखो भाई इसकी बारंबारता, मान लीजिए कि इसकी बारंबारता 2 है, इसकी है 4, इसकी 3 है, इसकी है 6, इसकी है 2 4 6, 6 और 6 12, 3 15, इसकी 5 मान लेते हैं, ठीक है, 20 टोटल हो जाएगी। अब इतना दिया गया है, अब हमें यहाँ पर पहले तो मध्यमान निकालने की जरूरत है। मध्यमान आप सभी को पता हो रहा है कि मध्यमान कैसे निकालेंगे, हम उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उसको 2 से हम विभाजित कर देंगे, हमारा मध्यमान ज्ञात हो जाएगा। मध्यमान ज्ञात होने के बाद में हम यहाँ पे डी निकालते हैं। डी कैसे निकलेगा, तो x माइनस ए करेंगे, x माइनस ए से हमारा डी निकल आएगा और उसके बाद में हम निकालेंगे यहाँ पे एफ डी निकालेंगे। अभी दिख रहा है आपको लास्ट तक जो एफ डी की सारणी बनाए हैं हम, ठीक है, एफ डी भी दिख रहा है आपको। चलिए, तो मध्यमान 100 और 200 को जोड़ोगे तो 300 को 2 से विभाजित करोगे तो आ जाएगा 150, ठीक है। अब 150, 200 और 250 को जोड़ोगे 400, 450 हो जाएगा और 450 का आधा करोगे तो आ जाएगा 225, 225, ठीक है। फिर 225, अब देखो यहाँ कितना जोड़ा गया है, दोनों में 75 जोड़ा गया है, तो यहाँ कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर हमें लग रहा है जो पहला हमने वर्ग अंतराल लिया है इसका जो वर्ग है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं हम। अगर हमने 100 से 200 लिया है तो 200 से हमें 300 लेना चाहिए था, तो चलो 200 से 300 ही कर देते हैं। ये 100 हो गया, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 और 400 से 500, फिर 500 से 600। देखो वर्ग अंतराल में जो वर्ग माप है वो बराबर होनी चाहिए, वर्ग माप कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वर्ग माप कम ज्यादा है तो फिर वहां पे हम पग विचलन विधि का फार्मूला लगाएंगे जाकर के,
अभी हम इसको हल करते हैं जरा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 300 300 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 150। फिर 200 और 300 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 500, 500 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 250। अब देखो जितना यहाँ पे 100 जुड़ रहा है इसमें, तो यहाँ पर भी हमें 100 जोड़ लेना है। 150 में 100 जोड़ा 250, 250 में 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 350, 350 में फिर से 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 450, 450 में फिर से 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 550। अब 550 निकल आया है। अब इसमें देखिए ये जो मध्यमान है जिसको हमने यहाँ पर लिखा है x से, ठीक है, और बारंबारता है जो उसको हमने दिखाया है f से। तो मध्यमान में ही हम कल्पित माध्य मानते हैं। अब कल्पित माध्य कौन सी संख्या होती है? तो कल्पित माध्य में वह संख्या जो उसके बीचों बीच में, जैसे 1 2, ये 2 ऊपर नंबर हो जाएंगे, ये 2 नीचे नंबर, बीच में कौन सी संख्या आ रही? 350 आ रहा है, हम इसी को कहेंगे यहाँ पे a। कल्पित माध्य जो है हमारा वो यही निकल के आएगा। अब कल्पित माध्य जब 350 हो गया है तो हमें d निकालना आसान हो गया। अब d के लिए फार्मूला दे रखा है x माइनस a। d कैसे निकलेगा? ये x है और ये है a। थोड़ा सा अलग देख लीजिए कि यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, तो उसके लिए है d बराबर x माइनस a, अर्थात d बराबर आएगा x का वैल्यू है 150 और a का वैल्यू है हमारा 350। अब 350 से 150 अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया? कितना? 200। कितना बचेगा? 200, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा हमारा 200 और वो भी बचेगा माइनस का। कितना बचेगा? 200 और 200 भी जो बचेगा वो बचेगा हमारा माइनस का। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 200। फिर 100 घटा दीजिए इसमें से, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 100 और यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पर भी सेम संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस का 100 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 200। ठीक है, इतना आसान रहता है ये डी निकालना। एक बार डी निकाल लीजिए, फिर जितना अंतर होता है उसी को घटा दीजिए। पहले ऋणात्मक संख्या आएंगे, उसके बाद धनात्मक संख्या। जितनी संख्या ऊपर लिखी होगी उतनी ही संख्या नीचे भी आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई है। अब हम एफ डी निकालते हैं। तो एफ डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया? एफ और डी का करा देंगे गुणा। एफ और डी का करा देंगे हम गुणा। देखिए जरा, एफ ये है, डी ये। 2 का गुणा 200 से कराओगे तो माइनस का 400। फिर 4 का गुणा 100 से कराओगे तो माइनस का 400। फिर 3 का गुणा, ठीक है, 3 का गुणा 0 से कराओगे तो ये आ जाएगा हमारा 0। फिर 6 का गुणा 100 से कराओगे तो आ जाएगा 600। फिर 5 का गुणा 2 से कराओगे तो आ जाएगा 1000। क्लियर? अब यहाँ फार्मूला जो लगता है हमारा, फार्मूला होता है सिग्मा एफ डी। इसका मतलब है कि हमें इनको जोड़ना है। तो जोड़ने में 400 और 400 जोड़ोगे तो ऋणात्मक 800 हो जाएगा और इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1600। अब 1600 एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की। इधर देखिए जरा, इसको हटा देते हैं थोड़ा। देखो, इन दोनों को हमने जोड़ा तो आ गया माइनस का 800। फिर प्लस इन दोनों को जोड़ा तो आ गया है 1600। अब 1600 में से 800 घटा देंगे तो बचेगा 800, और जो 800 बचा है वो प्लस का बचा है। तो ये जो आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पर, योगफल जो आ रहा है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 800। ठीक है, मतलब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे जितना रिजल्ट आएगा वो लिख लेंगे। वो निकल के आ रहा है यहाँ पर 800। उसके बाद हम यहाँ पर f को जोड़ेंगे। अब f जब जोड़ेंगे तो f को जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 3 9, 9 6 15, 5 20। f कितना निकल आया भी हमारा? 20 निकल आया। अब हम समांतर माध्य का सूत्र लगा देंगे। तो समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो समांतर माध्य बराबर a कितना है हमारा? a दे रखा है हमें 350, तो यहाँ पर रख लेंगे हम 350 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है? 800 है प्लस का, और f कितना है? 20 है, तो यहाँ पे रख लिया 20। 0 से 0 कैंसल आउट, 2 से 80 को भाग करोगे तो 40 बाद में। तो समांतर माध्य बराबर 350 प्लस 40। अब 350 में 40 जोड़ोगे तो समांतर माध्य हो जाएगा हमारा 390। क्लियर? समझ में आ गया है आपको? इस प्रकार से निकालते हैं हम
कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य। ठीक है, अभी दिख रहा है सभी पूरा आपको क्लियर दिख रहा है, आंसर तक आ रहा है? ठीक है, वीडियो में आंसर तक आ रहा है। अब हम देखेंगे कि पग विचलन विधि कैसे निकालेंगे। तो पग विचलन विधि के लिए हम इसी में थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, पूरा सवाल हम क्लियर नहीं करेंगे, और ध्यान रखिएगा जितना प्रत्यक्ष विधि का आंसर होता है उतना ही कल्पित माध्य विधि से भी आंसर आएगा, उतना ही पग विचलन विधि से भी आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी इसका आंसर हम लिख लेते हैं जरा, और इसी से हम निकालते हैं, इसी को निकालते हैं पग विचलन विधि से आंसर। हमारा समांतर माध्य है कल्पित माध्य का 390। अब हम निकालते हैं पग विचलन विधि से समांतर माध्य। हम इसको इरेज कर दें, क्योंकि बिना इरेज किए हमें क्लियर समझ भी नहीं आएगा, तो हम पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, 2 4 3 6 5 इनको लिख लेते हैं जरा और चेक कर लेंगे यही सवाल। नंबर्स लिख लेते हैं, 2 4 3 6 5। बारंबारता लिख लिया, वर्ग अंतराल याद रहेगा, मध्यमान निकाल लिया जाएगा, बाकी सब हो जाएगा। कल्पित माध्य की जगह लगाएंगे अब हम पग विचलन विधि। ठीक है, अब लगाएंगे हम पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि जो है वो तीसरी विधि है, वर्गीकृत आंकड़ों की समांतर माध्य ज्ञात करने की तीसरी विधि है। ठीक है, तो तीसरी विधि जो होती है उसका सूत्र लगता है समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये सूत्र लगा देते हैं। अब इस सूत्र में भी हम जहां पहले समझ लेते हैं, जहां ए क्या है, ए है हमारा कल्पित माध्य, ए क्या है भैया, कल्पित माध्य। ठीक है, और एफ यू सिग्मा एफ यू क्या है, तो सिग्मा एफ यू है एफ और यू का गुणनफल। अभी यू कहां से निकलेगा वो हम निकाल लेंगे यहाँ। ठीक है, यू को ही यहाँ पे हम पग विचलन विधि कहेंगे, पग विचलन कहेंगे यहाँ पे। तो जो सिग्मा एफ यू है, एफ और यू के गुणनफल का योगफल। ठीक है, गुणनफल का योगफल। और सिग्मा एफ क्या है, तो सिग्मा एफ है भैया बारंबारता का योगफल। इतना दिया गया है। अब इसमें ये जो u निकाला जा रहा है, तो u कैसे निकाला जाएगा इसको हम देखते हैं जरा, कि u जो है वो किस तरह से ज्ञात किया जाएगा। थोड़ा पानी पी लिया जाए, आप सभी भी पी लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए u जो निकाला गया है, तो u निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है हमारा x माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, यहां से u निकाला जाता है। अब इसमें x क्या है, x भैया है हमारा मध्यमान। ठीक है, a क्या है, a आपका जो ऊपर लिखा हुआ है वही यहाँ पे है, कल्पित मान कह लीजिए यहाँ पे। ठीक है, h क्या है, h है भैया वर्ग माप। अब वर्ग माप कैसे निकालेंगे, तो वर्ग माप के लिए उच्च सीमा से निम्न सीमा घटा दीजिए, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, उच्च सीमा से जब हम निम्न सीमा को घटा देंगे तो हमें वर्ग माप मिल जाएगी, और इसमें कुछ भी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए अब एक सवाल जो अभी पीछे इससे थोड़ा पहले हल किया गया है वही वाला हम सवाल ले लेते हैं, और उसी सवाल से हम इसका भी समांतर माध्य निकालते हैं। देखते हैं कि क्या 390 ही आएगा, हटा दें।
लिख लीजिए। और एफ और यू कैसे निकाला जाएगा, यू निकालने के लिए यहाँ पे सूत्र लगा दिया है एक्स माइनस ए। अब एक्स माइनस ए क्या होता है, डी। कुछ किताबों में या कुछ वीडियोस में आपको ये भी बताया जाएगा कि डी अपॉन एच, ठीक है। अब x माइनस ए क्या होता है, d होता है। अभी जो आपने देखा कि d बराबर होता है x माइनस ए, तो यहां से निकलता है d। तो x माइनस ए की जगह d भी लिखा जा सकता है और अपॉन में h भी हो सकता है। h क्या है, वर्गमाप है। अब देखिए जरा, सूत्र हटा दें। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, बारंबारता, बारंबारता। अब यहाँ जो निकालना पड़ेगा, पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन में था वो था 100 से 200, फिर दिया था 200 से, इसको ब्लैक से कर देते हैं, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, ठीक है। बस इतना सब था हमारा। अब जो बारंबारता दे रखी थी उसको हमने लिख रखा है ऊपर, 2, 4, 3, 6 और एक और आएगा यहाँ पे 500 से 600 के लिए, और तब ये आएगा यहाँ पर 5, ठीक है। ये ऐसे बना दिया। अब यहाँ पे इसका निकालेंगे हम मध्य मान। मध्य मान जो है उसको x से दिखाया जाएगा और बारंबारता जो है वो उसको f से दिखाया जाएगा। मध्य मान भैया कितना आएगा, तो 100 और 200 को जोड़ोगे तो यहाँ पे 300, 300 को 2 से भाग करोगे तो 150, तो मध्य मान हो जाएगा 150। फिर 100 जुड़ रहा है यहाँ पे, तो इसमें भी 100 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 250, 350, 450 और 550। क्लियर, ये हो गया हमारा मध्य मान। मध्य मान निकालने के बाद में यहाँ पर हम निकालेंगे u। तो u बराबर सूत्र रहता है हमारा x माइनस ए अपॉन एच, ठीक है, ये सूत्र लगता है। और इसके बाद हम निकालेंगे एफ यू, ठीक है, फिर निकाल देंगे हम एफ यू। अभी हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अभी हम किसी भी ना तो उदाहरण को ले रहे हैं, ना तो हम किसी किताब से कोई सवाल ले रहे हैं। हमने अपनी तरफ से सवाल लिखा है और उसी सवाल को हल कर रहे हैं आपको थोड़ा समझाने के लिए। क्योंकि हम अगर सवाल को लिखेंगे अभी, तो हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हमने बस स्क्रॉल किया सवाल आ गया। हमें उस सवाल को लिखना पड़ेगा और लिखने के लिए हमें किताब उठानी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए हम अपनी तरफ से सवाल को बना रहे हैं और उस सवाल को हल कर रहे हैं। अगर आपको लगाना आता है तो आप भी लगा के चेक करिए कि जो हम बता रहे हैं सवाल, जिस तरीके से सवाल लगाना बता रहे हैं, कि क्या वह तरीका सही है। अगर सही है तो फिर आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। वैसे ही हम मतलब कई बार अध्ययन किए हैं तो उसको बता सही रहे हैं। बस क्या है कि आपके न तो किसी किताब में ऐसा सवाल मिलेगा, ऐसा होगा, कैटेगरी होगी, लेकिन ये सवाल ना हो सकता हो, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा ये हम अच्छे से आके मतलब सवाल जो हमारे ध्यान दिमाग में आ गया हमने उसको लिख लिया है, इसलिए हम इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम कोई किसी भी नंबर को याद करके नहीं रखे थे, बस जो दिमाग में आता गया सो लिखते चले गए। चलिए u कैसे निकलेगा भाई, तो u निकालने के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है कि x माइनस ए अपॉन एच। तो यहाँ पहले आप x में a क्लियर करिए। तो a अभी देखा था आपने कि 350 था, ऊपर की दो संख्या है, नीचे की दो संख्या है, बीच में 350 आ रहा है, तो a हमारा 350 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हल करेंगे आप, ठीक है, यहाँ पर तो इसको थोड़ा नीचे हल कर देते हैं कि u बराबर x माइनस ए अपॉन एच। तो u बराबर x कितना है 150 है, a कितना है 350 है, h कितना है। अब भाई h की बात आ गई है, तो h कितना है, तो यहाँ देखिए वर्ग माप जो है वो h है। 200 से 100 को घटाओगे तो आ जाएगा 100। वर्ग माप जो है हमारी h जो है वो 100 है। तो यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे 100 को। अब 350 से 150 घटाओगे तो माइनस का 200 बचेगा, और 200 को 100 से जब भाग करोगे तो आ जाएगा ऊपर माइनस का 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे आके माइनस का 2, उसके बाद माइनस का 1, फिर 0, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 2, ऐसे करके ये हमारा आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा,
अभी जब हमने डी निकाला था तो यहाँ पे संख्याएं आई थी 200, 100, 0, 100, 200, लेकिन यू निकाला है तो वहीं पे आया है -2, 1, 1 और 2 आ गया है। ठीक है, अब हम हल करेंगे जब तो एफ यू निकालेंगे। एफ यू कैसे निकलेगा भाई? एफ और यू का गुणनफल, तो 2 और 2 का गुणनफल -4, 4 और 1 का गुणनफल -4, फिर 3 और 0 का गुणनफल 0, 6 और 1 का गुणनफल 6 और 5 और 2 का गुणनफल 10। ठीक है, अब इनको जोड़िए। अब एफ यू सिग्मा एफ यू करेंगे तो 4 और 4 8 और 10 और 6 16, 16 में से 8 घटाओगे तो यहाँ पे प्लस का धनात्मक 8 मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये निकला है सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू बराबर है 8 और इसको जब जोड़ेंगे तो ये है हमारा 20। इसको लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर 20। ठीक है, अब हम सूत्र लगा देंगे। अब हम लगाएंगे इसमें सूत्र, तो सूत्र है हमारा समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और गुणे में एच। ठीक है, अभी हमने जो इससे पहले सूत्र लिखा था उसमें क्या एच लिखा था हमने? शायद अगर नहीं लिखा है तो इसको देख लीजिए, ये सूत्र लगाओ। अगर लिखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि मिटा दिया है हमने, याद नहीं रहा है। एच क्या है? इसमें वर्ग माप है, शायद हमने लिखा है। ठीक है, चलिए लिखते हैं जरा। समांतर माध्य बराबर ए कितना है? तो ए है हमारा 350 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है? 8/20 और गुणे में 100। एच कितना है? 100 है। 20 से 100 को भाग करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अब 8 का गुणा 5 से करा दो तो समांतर माध्य बराबर 350 प्लस 8 40, दोनों को जोड़ दीजिए तो समांतर माध्य आ जाएगा 390। देखिए जितना अभी हमने पहले इससे निकाला था वही आंसर यहाँ से भी आ गया है। अब ये थोड़ा विधि आसान लगेगी आपको, हालांकि इसमें कॉलम्स ज्यादा बनते हैं लेकिन सबसे बेटर और आसान विधि यही लगती है। प्रत्यक्ष विधि में तो खैर एफ ही निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा चीजें निकालनी होंगी, लेकिन हमें यहाँ पे जो गुणा है, जोड़ है, वो बहुत कम करना पड़ता है। इसलिए सबसे आसान विधि यही वाली लगती है, पग विचलन विधि के लिए। ठीक है, अभी आप सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे यस। ठीक है, और अगर कहीं पर भी कुछ गलती हो रही या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने में बाकी रह गया तो उसको लिख करके आप हमें सुझाव दीजिए ताकि उसको हम अगले वीडियो में सही कर सकें। ठीक है, तो अभी हम समांतर माध्य ज्ञात करना सीख चुके हैं, अब हम निकालना सीखेंगे माध्यक और माध्यिका। तो माध्यक और माध्यिका ज्ञात करने के लिए 4 विधियां हैं। तो 4 विधियों में देखिए वहां पर भी एक ही बात आती है कि 2 विधियों से हम निकालते हैं माध्यक या माध्यिका, और 2 विधियों से ही हम निकालते हैं माध्यक और माध्यिका। अब 2 विधियां कौन कौन सी होती हैं? वो शुरुआत में बताया था कि अवर्गीकृत आंकड़ों की भी माध्यिका निकाली जाती है और वर्गीकृत आंकड़ों की भी माध्यिका निकाली जाती है। अब दोनों के लिए अलग अलग सूत्र रहते हैं, तो पहले हम आपको बता देते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए, अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना। अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना। माध्यिका ज्ञात करना। अब अवर्गीकृत आंकड़ा तो जानते ही आप कि वह आंकड़ा जो एक सीरीज में दे रखा हो, जैसे 4 3 2 ले लेते हैं, 2 8 10 6, ये हमने एक अवर्गीकृत आंकड़ा लिया। अब जब अवर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका निकालते हैं तो इसके लिए 2 विधियां हैं। एक तो पहले हम आंकड़ों को देखेंगे कि आंकड़ों की जो प्रेक्षणों की संख्या है वो सम है या विषम है। ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 जो होता है वो विषम होता है। तो विषम के लिए हम माध्यिका निकालने के लिए अलग सूत्र लगाएंगे और सम के लिए अलग। तो देखो, जब भी हम अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम जो होता है वो आंकड़ों को या तो हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें या
अवरोही क्रम में, किसी एक क्रम में हमें व्यवस्थित करना आंकड़ों को जरूरी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आंकड़े जो दिए गए हैं हम उनको आरोही क्रम में रखेंगे। कौन से क्रम में भैया? आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम में जब हम इनको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आएगा 2, फिर 4, 6, 8 और 10। ये व्यवस्थित कर लिया है। अब व्यवस्थित करने के बाद जो इनको गिना तो गिनने पर हमें मिला है 5। अब 5 जो होता है वो होता है विषम। अब विषम जब आएगा यहाँ पे तो विषम के लिए सूत्र लगाते हैं, माध्यिका बराबर n, कैपिटल N बनाए हैं तो कैपिटल N बनाएंगे, n+1/2 वां पद। ठीक है, ये सूत्र लगा देंगे हम जब जो प्रेक्षणों की संख्या है वो हमारी विषम होगी, तब हम इस सूत्र से निकालेंगे माध्यिका। चलिए तब निकाल ही लेते हैं इसको। तो माध्यिका बराबर n की संख्या कितनी है? 5, 1/2 वां पद। अब देखो जरा, 5 में 1 जोड़ोगे 6, 6 को 2 से भाग करना है, वां पद। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3, तो 3वां पद। अब जो हमने सेट कर रखा है उसमें देखिए तीसरा पद कौन सा है, तो देखो जरा, तीसरा पद है हमारा 6। तो यहाँ पे माध्यिका क्या हो जाएगी, तो लास्ट में लिखेंगे माध्यिका बराबर 6। ठीक है, अभीष्ट माध्यिका 6 हो जाएगी, इसके अर्थात यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, समझ में आ गया है? वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है भाई? हटा दें इसको, हटा दें। अभी इसी तरीके में, ये तो विषम के लिए था, अभी इसी में सपोज करिए हम अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक और नंबर बढ़ा लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया इसी में 12। तो जब हमारा 12 आ जाएगा तो हम यहाँ पर इसी में बढ़ा देंगे, आपके 12 बढ़ा देंगे, ठीक। और हमारा क्रम जो है वो आरोही हो जाएगा, और यहाँ पर n का मान आ जाएगा 6। अब जब 6 आ जाएगा तो इसको बदल देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे सम। अब जब सम कर दिया है भाई, तो सम के लिए माध्यिका का सूत्र ये नहीं लगता है, सम के लिए हम सूत्र बदल देंगे। ठीक है, अभी विषम के लिए सीखा था, अब सम के लिए सीखने जा रहे हैं सूत्र को, कि अगर जो आंकड़े हैं वो प्रेक्षणों की संख्या अगर हमारी सम होगी तब क्या करें। तो सम के लिए लगता है 1/2, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, n/2 वां पद प्लस n+2/2 वां पद। ठीक है, ये सब हमारा सूत्र लग जाता है। सॉरी, इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करना है, ये। ठीक है, ये बॉक्स अलग से रहेगा, ये सूत्र लग जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? जब यहाँ सम हो जाएगा तब ये सूत्र लगा देंगे, और अब इसको हल करेंगे जब, तो माध्यिका बराबर 1/2 n/2, n कितना है 6, तो 6/2 करोगे वां पद प्लस 6+2/2 वां पद। ठीक है, 1/2, यहाँ तीसरा आ जाएगा 3वां पद और प्लस 4वां पद। अब 3 4 आएगा कैसे, तो इसको भाग कर दो, 2 1 के 2, 2 3 6, ये 3 बार में कट जाएगा, और इसको 6 में 2 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, 8 को 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा तीसरा पद, ये हो जाएगा चौथा पद। अब 1/2, अब 3वां पद कौन सा है भाई इसमें, देखिए तीसरा पद है 6 और चौथा पद है 8, तो 6 + 8 लिख लेंगे यहाँ पे संख्या को। अब हल करो तो 8 6 कितना हो जाता है, 14 हो जाता है, गुणे में यहाँ पे कर दो 14, और 2 से इसको भाग कर दो, 7 बार में कटेगा, तो माध्यिका आ जाएगी इसकी हमारी 7। ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, अभी हमें इसमें ये जो दे रखे हैं आंकड़े, उनकी माध्यिका नहीं दे रखी, सॉरी बारंबारता नहीं दे रखी है। तो जब हमें बारंबारता दे रखी होगी तब कैसे हल करेंगे उसको हम, तो बारंबारता के लिए हम उसमें उसकी संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी। जब हम उसकी संचयी बारंबारता बना लेंगे तब हम उसकी माध्यिका निकाल पाएंगे, और आंकड़ा हमारा अवर्गीकृत ही होगा। ठीक है,
अभी हम इसी को ले लेते हैं, या इससे बड़ा कोई नंबर ले ले, चलो कोई बात, इसी को सवाल को ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब दूसरा जो तरीका है, ये पहला तरीका समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, तरीका नंबर 2, पहला हो गया, दूसरा तरीका। जो आंकड़ा है वो हमें कुछ सारणी में दे रखा हो और उसकी दे रखी हो बारंबारता, ठीक है, और उसकी हमें क्या दे रखी हो भैया, बारंबारता दे रखी हो। जैसे अभी हमने लिखा था 4 2 6 10 8 12, कुछ ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये पद ले लिए हैं। अब इनकी बारंबारता मान लेते हैं, 4 की बारंबारता 2 है, 2 की बारंबारता 3 है, 6 की बारंबारता 1 है, 10 की बारंबारता 3 है, 8 की बारंबारता 4 है, 12 की बारंबारता 2 है, कुछ ऐसे दे रखा है सवाल। अब इसकी माध्यिका हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, इसमें जो हमारा पद दे रखा है वो पदों में कोई वर्ग अंतराल तो दिया नहीं गया है, तो हम इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो इसकी माध्यिका आप देखो यहाँ पर, या तो आप इन आंकड़ों को, जैसे 4 है उसको 2 बार 4,4 लिखो, फिर 2 को 3 बार लिखो 2,2, इस प्रकार से पहले आरोही क्रम में सेट करो जाके, उसके बाद उसी पहले वाली विधि से लगा लो जाके। नहीं अगर वहां से लगाना चाहते हो, सवाल कुछ ऐसे दे रखा है, तो हम क्या करेंगे भाई, तो हम सबसे पहले इनको हम आरोही क्रम में रखेंगे। ये जो सारणी दे रखी है इसको हम आरोही क्रम में बना लेंगे। तो यहाँ पे सारणी को आरोही क्रम में रखने पर, ठीक है, आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम का मतलब देखो यहाँ पे, जैसे 2 पहले आया है तो 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, फिर 4 आया है तो 4 को लिख लेंगे, फिर 6 आया 6 को लिख लेंगे, 8 आया 8 को लिख लेंगे, 10 आया 10 को, फिर 12 आया 12, 2 4 6 8 10 12, ये हो गया है। अब 2 कितनी बार आया है, तो 2 की बारंबारता उसके सामने रखेंगे, तो 2 की बारंबारता, अभी ये सारणी हम बिल्कुल बना देंगे अलग से, क्योंकि इसको इसलिए ले रखे हैं इसी के साथ में, ताकि हम संख्या की कोई भी संख्या भूल ना सकें। तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 के सामने हम रखेंगे 3, और 4 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 4 के सामने 2, और 6 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 6 के सामने 1 ही रहेगा। 8 कितनी बार आया है, 8 आया है 4 बार, तो 8 के सामने 4। 10 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 10 के सामने 3, और 12 कितनी बार है, 2 बार, तो 12 के सामने 2। अब हम इसको हटा देते हैं, आप सवाल याद रखिएगा, सारणी बदल देते हैं, ये हमने सारणी इसमें बना ली है, ठीक है, ये बना लिया। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उस पर आप लिख करके कुछ सेट करिए, देखिए ऐसे ही आएगा। अब इसको हटा करके थोड़ा सा इसके सामने ले लेते हैं, गर्मी बहुत जोर हो रही है, ऐसे कर लिया, इधर लिख दिया हमने पद, इधर लिख दिया बारंबारता, ठीक है। अब इधर हमें बनानी पड़ेगी संचयी बारंबारता, इसमें संचयी बारंबारता हमें बनानी पड़ेगी। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे हम, तो इन नंबर्स को जोड़ लेंगे। 3 के ऊपर कोई है नहीं है, तो 3 का 3 ही रहेगा। 2 के ऊपर 3 है तो 2 के ऊपर 3, तो इन दोनों को जोड़ो, तो 3 और 2 5, फिर 5 और 1 6, 6 4 10, 10 3 13, और 13 2 15, ठीक है। ये संचयी बारंबारता बना ली हमने। अब इसका जब योगफल करेंगे हम आके, इसका योग करेंगे तो इसका भी 15 ही निकलेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है, आ रहा है समझ में। चलिए अब देखो जरा, ये जो प्रेक्षणों की संख्या है n कितना दे रखा है हमें, 15 दे रखा है, और 15 क्या है भैया, विषम है। 15 क्या है, विषम है। अब विषम है तो विषम के लिए जो है हम फिर से वही सूत्र लगा देंगे कि माध्यिका बराबर माध्यिका n+1/2 वहां
पद, ठीक है। चलो इधर देख लेते हैं, n+2 वहाँ, n+1/2 वहाँ पद, तो n कितना है 15 है, तो 15 + 1/2 वहाँ पद, ठीक है। 15 1 16/2 वहाँ पद, तो 16 को 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 8वां पद, ठीक है। अब 8वां पद कौन सा है, तो देखिए जरा, 8वां पद हमें इसमें नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ 5 ही पद हैं, फिर यहाँ 6 पद हुए हैं, 8वां पद हमारा मिलेगा यहाँ पर, तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका बराबर, क्या गलत हो गया शायद, 1 2 3 4 5 6, और 6 किस में आता है विषम में, 6 आता है सम में, और 6 का आधा ये गलत हो गया। चलिए इसको गलत कर दिया हमने, थोड़ा सा यहाँ पे उसको सही करते हैं हम, इसमें योग नहीं करेंगे, विषम में यहाँ पे n की जगह जो प्रेक्षणों की संख्या है वही रखेंगे। प्रेक्षणों की संख्या कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे 6 है। अब 6 किस में आता है भैया सम में आता है, ठीक है, 6 आता है सम में। अब जब सम में आएगा तो सम के लिए माध्यिका का सूत्र अभी जो पहले लगाया गया था वही लगा देंगे। सम के लिए माध्यिका बराबर n1/2 n/2 वहाँ पद प्लस n+2/2 वहाँ पद, ठीक है। ये सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाइए, इसका आधा करेंगे तो हमारा आएगा 3, और तीसरा पद हमारा किसमें मिलेगा जाके, 1 मिनट, 3 तीसरा पद हमें मिलेगा 4 में, और 8 चौथा पद मिलेगा हमें इसी में। तो 4 + 4 और 4 और 4 8, 8 का आधा करेंगे 2। चलो अभी ये कुछ थोड़ा समझ में कम आने लगा है, तो इसको हम थोड़ा दूसरा वीडियो बनाएंगे। अभी इसके विषय में थोड़ा सा सीख लेते हैं जरा, कैसे आएगा। चलिए इसके लिए और इसके बाद वाला जो बहुलक निकाला जाता है, माध्यिका निकाला जाता है, उसको थोड़ा सा एक बार हम सीख करके तब बनाते हैं आपके पास में वीडियो। अभी ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, क्या प्रोसेस रहता है इसका। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।